हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, योजना, कुरुक्षेत्र, तमाम जो गवर्नमेंट पत्रिकाएं होती हैं उन सब के आर्टिकल्स, जिस्ट और एनसीईआरटी जो भी कंपटीशंस में सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं सबका विश्लेषण एंड आर्टिकल पार्ट दिया जाता है आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आई होप आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाता है आप उन सबको रिवाइज करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे और आर्टिकल को बहुत विश्लेषण तरीके से देखते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है द हिंदू एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस का, वो हम लोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के समय गंवाए हुए हम लोग अपने आर्टिकल पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी कल हमने आपको बताया, कल आप जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं, कल ही हमने कोविड-19 के ऊपर आपको एक बेहतरीन लेक्चर्स दिया था। कोविड-19 को लेकर के जो घोषणाएं की जा रही हैं कोविड-19 को लेकर के कि डब्ल्यूएचओ ने एक नई घोषणा की कोविड-19 को लेकर के। वो नई घोषणा क्या थी, क्या नहीं थी, वो हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर जो है जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतना जान लीजिए कि अगर कोई मैटर्स आता है द हिंदू में, तो आप ये जान लीजिए कि वो मैटर एक वीक, 1 सप्ताह तक द हिंदू में चलता रहता है। पहले वो मैटर न्यूज़ के रूप में आएगा, पेपर के फ्रंट पृष्ठ पर न्यूज़ के रूप में आएगा। फिर उस पर जो है शार्ट आर्टिकल आएंगे, जो कार्नर का आर्टिकल होता है, जैसे ये देखिए कार्नर का आर्टिकल है, इस तरीके से न्यूज़ उसमें एनालिसिस पार्ट आएगा। फिर इसके बाद जो है उसके ऊपर बृहद लंबा आर्टिकल आएगा इस तरीके से, और अंत में 2 4 6 10 दिन बीत जाने के बाद एक शार्ट आर्टिकल दे देते हैं। मतलब एक ही बात को द हिंदू न्यूज़पेपर कम से कम दसियों बार जो है मेंशन करता है। तो आपका कोई भी पार्ट जो है वो छूटता नहीं है, आपका सारा पार्ट कवर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहा करिए कि कोई पार्ट छूट गया, कोई पार्ट वो हो गया। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस वाले आर्टिकल पर चलते हैं, जहां का टाइटल है विथ कोविड-19 ओवर अप्लाइंग द लेसन लर्न। अर्थात कहने का मतलब है कि कोविड-19 बीतने के साथ हम उसके जो सीखे हैं, जो जो कुछ भी ग्रहण किए हुए हैं, उसको अप्लाई करने के लिए ये कर रहा है। हुआ क्या फ्रेंड्स, इस पूरे आर्टिकल को मैं लेकर के बता दूं। इस पर जो जीएस थर्ड पेपर का ये आर्टिकल है, पहली चीज़ कि इसमें जो है जीएस थर्ड पेपर से जब कभी भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो जीएस थर्ड के ऊपर करेगा, और बहरहाल इस आर्टिकल से क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत नॉर्मली तरीके से लिखा गया है। इस आर्टिकल में कोई विशेष बात नहीं कही गई है, वही रिपीटेड बात बार 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 की जाती है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या इनोवेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या ट्रैकिंग होना चाहिए, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड था, क्या कुछ है नहीं। और ये सब जो है यूपीएससी इतना नॉर्मली क्वेश्चंस वो पुटअप नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इस आर्टिकल को, ताकि आप जो है थोड़ा सा आपको लेकर के गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली को लेकर के थोड़ा सा आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो। हुआ क्या फ्रेंड्स कि आज से लगभग 1192 दिन अर्थात 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 के विषय में जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषणा की गई थी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। जो पब्लिक हेल्थ है, जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, वो तत्कालिक रूप से वो इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है वो उस पर चिंता का विषय है। और यही चीज़ जो है 5 मई 2023 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पे कहा कि कोविड-19 जो है वो अब लंबे समय से जो चला आ रहा था वो अब नहीं रहा है। जो इंटरनेशनल कंसर्न होता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तात्कालिक रूप से खतरा दिखाई देता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा होता है, वो अब नहीं रहा। और अब यह जो है एंडेमिक डिजीज़ ले रहा है। एक हुआ था पैनाडेमिक जो कोविड-19 था, और जो वर्ल्ड वाइड था, और ये जो एनेडेमिक है, यह जैसे स्थानिक संक्रामक रोग जो होते हैं उस पर आ गया है कि यह जो अब कोविड-19 है, अब यह कोविड-19 एनेडेमिक डिजीज़ है, स्थानिक डिजीज़ है, संक्रामक
डिजीज़ है। और यह इंडिया में जो है बहुत ही कोविड-19 जो एंडेमिक स्टेज है, यानी जो स्थानिक और संक्रामक स्टेज होती है, यह 1 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। ये खुशी की बात नहीं है, यानी कि कोविड-19 का जो संक्रामक स्टेज अवस्था होती है, जो स्थानिक लक्षण दिखाई देते हैं, वो जो है थोड़े दिन पहले ही अर्थात 1 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। और इस समय जो मार्च-अप्रैल में दिखाई दे रहा है, वो वायरल फ्लू और सार्स कोविड-2 का केसेज़ जो है वो अपटिक हो रहा है। अपटिक का मतलब उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और बहुत सारे राज्यों में और सिटीज़ में ये देखे गए हैं, जहाँ पर जो है स्कूल जो है बंद हो रहे हैं और अगर वो खुले हैं तो वहाँ पर मास्क पहनने की अनिवार्यता दिखाई दे रही है। और चिल्ड्रन को जो है वो बच्चों को विशेष रूप से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। और जो मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रहा है, कुछ मैनेजमेंट ऐसे हैं जो औपचारिक रूप से ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको दिशा निर्देशित नहीं किया है, लेकिन जो औपचारिक तरीके से दिशा निर्देशित होता है वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जो है गवर्नमेंट का एंडोर्समेंट है, अर्थात समर्थन है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये था कि इनका कहने का मेन जो टारगेट है, ये कह रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो अब लंबे समय से नहीं रहा है और अब वो ख़त्म हो चुका है। और लॉन्गर स्टेज की जो अवस्था थी, जो फेजेस थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो इसके स्थान पर आया है वो एंडेमिक आया है, यानी कि स्थानिक आया है, संक्रामक आया है। और अभी मार्च-अप्रैल 2023 में जो वायरल फ्लू का संक्रमण है, सार्स कोविड-2 का संक्रमण है, ये सब केसेस भारत में देखे जा रहे हैं। इनका जो मेन फोकस है वो है बच्चों को लेकर के और मास्क पहनने को लेकर के। इस पर ये कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। जब कोविड-19 की अप्रैल-मई 2021 में द्वितीय लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, तो उसने गलत सूचनाओं की बमबारी कर दिया था, ब्लिट्ज़क्रिग कर दिया था, यानी कि तूफ़ानी वर्षा कर दिया था गलत सूचनाओं की, कि ये जो थर्ड वेव है, जो तीसरी लहर है, ये विशेषकर इससे बच्चे बहुत प्रभावित होंगे। और यह जो है बच्चों को देखा जाएगा और ये बच्चों को जो है वंचित करेगा उनके स्कूलिंग से, उनके लर्निंग पद्धति से, जो वो स्कूल जाते हैं और सीखते हैं, और इसको जो है वो वंचित कर देगा, डिप्रिवेट कर देगा। और इसके बाद जो है रिपीटेडली उन्होंने कहा कि इनको जो है अवश्य रूप से मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनने पर इन्होंने जोर दिया। फिर ये जो है 2 साल बाद अप्रैल 2023 में फिर ये कहते हैं कि आवश्यक रूप से मैंडेटरी है स्कूल चिल्ड्रन की। और जो स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं 2 साल बाद जो है ऐसे विशेषज्ञ, यहाँ पर आगे ये 3 विशेषज्ञों की बात करते हैं। कहते हैं कि एक समान व्यू रखने वाले या एक समान रूप से दृष्टिकोण रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जो है अनिवार्य बना रहे हैं बच्चों को कि बच्चे स्कूल में मास्क पहन करके जाएं। और इस ये जो कम्युनिटी है एक ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले कि मास्क पहन करके बच्चे जाएं, बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये बात को, ये पहली चीज़ की गलत सूचना थी, इसका कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो कि एक प्रवाह होता है, जो कि सोशल मीडिया होता है, जहाँ पर पब्लिक वाद विवाद होता है और बहुत ही पब्लिक डिस्कोर्स का वहाँ पर शेप दिया जाता है, वो भी नहीं था। और इसके विरुद्ध जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रभावी रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई थी कि ये जो है बच्चे जो है मास्क पहन करके जाएं या स्कूल बंद होने चाहिए। अगर वो मास्क पहन करके नहीं जाएंगे तो वो जो है बहुत ब्रॉड स्तर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो लर्निंग से, स्कूलिंग पद्धति से डिसअपीयर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो है वहाँ से हट जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ये एक मिसबिहेवियर था, गलत सूचना थी। और इसी के चलते अप्रैल 2023 में जो है नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन था और ये जो है हेल्थ सिस्टम पर इसका केंद्र रहता है और दिल्ली में ये कार्यरत है। उन्होंने इस ट्रेंड पर, ये ट्रेंड जो बच्चों के मास्क को लेकर के होता है और इसके प्रवाह को लेकर के होता है, सोशल मीडिया पर जो एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म हैं, जो एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर को जो कोविड-19 से लिंक हैं, मास्क को पहनने को लेकर के इन्फोर्समेंट करने के लिए बच्चों के लिए, अर्थात जो नॉन
फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है दिल्ली में, जो हेल्थ सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, इंडिकेट करता है, उसने बच्चों के लिए स्पेशली जो है बच्चों को जो मास्क पहनने के लेकर के बातें आती हैं उस पर अपना एनालिसिस किया। कहाँ कहाँ एनालिसिस किया इस ट्रेंड पर कि बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स होती हैं जो लिंक होती हैं कोविड-19 से, उन पर। तो यह पूरा का जो पूरा जो रिपोर्ट था उन्होंने ये तो अप्रैल 2023 में किया। और इसके अलावा जो और एनालाइज किया गया, पहली चीज़ कि वो लोग अधिक मात्रा में तर्क दे रहे थे जो विदेश में रहते थे, जिनको भारत की लोकलिटी के विषय में कुछ भी नहीं पता था। और वो लोग थे कौन जो इस बात को एनालिसिस कर रहे थे? वो 3 सब ग्रुप थे। ट्रेनिंग और प्रैक्टिसिंग पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, उसमें ट्रेंड होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग थे। और दूसरा एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, जो संक्रामक रोग के चिकित्सक होते हैं, वो लोग थे जिनके पास मेडिकल डिग्री होती है। अदर मेडिकल डॉक्टर थे और सुपर स्पेशलिस्ट थे, जैसे हेप्टोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, कार्डियक सर्जन थे और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। और इसमें वो लोग भी शामिल थे जैसे मीडिया कर्मी थे, जो व्यक्तिगत रूप से मीडिया कर्मी होते हैं, वो माँ बाप जो स्कूलों से संबद्ध होते हैं, वो पेरेंट्स, वो लोग भी थे। और वो लोग भी शामिल थे चौथे ग्रुप में, जिन्होंने जो अपने विचार इंडिया के बारे में रख रहे थे, लेकिन वो रहते तो विदेश में थे और उनका जो शिक्षा पर विचार था वो तो इर्रिस्पेक्टिव था। तो कहने का मतलब कि फ्रेंड्स, ये जो मास्क पहनने को लेकर के एक इनोवेशन हुआ, एक इंटेंस आया, एक एग्जाम्पल्स आया कि मास्क जो है पहनना अनिवार्य है। ये पहली चीज़ की एनालिसिस कर कौन रहा है? भारत में तो ऐसा कोई है नहीं कि जो भारत का ग्रुप कर रहा हो। वो लोग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस कर रहे थे, जो लोग भारत के बाहर रह रहे थे। और इसमें मीडिया कर्मी के अलावा बेहतरीन तरीके से डॉक्टर्स भी शामिल थे और बेहतरीन डॉक्टर शामिल थे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, कार्डियक सर्जन्स हो गए, एंड्रियोक्राइनोलॉजिस्ट हो गए और एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गए। ये सब जिनके पास मेडिकल डिग्री थी, ये सब हो गए। और इन जो सब ग्रुप था, ये जो सब ग्रुप था, उसमें ट्रेंड कौन था? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। ये सब कहते हैं कि इन सब जो सब ग्रुप में ट्रेंड, जो पब्लिक हेल्थ ग्रुप का जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब कहते हैं कि ये सब चिंता का विषय है। ये सब चिंतित थे इसको लेकर के कि जो स्कूल्स है और ये सब बातें हैं, ये सब इन सब मुद्दों पर तो चिंतित थे। इनका कहना था कि स्कूल शुड नॉट बी क्लोज्ड। जो स्कूल्स हैं वो, इनकी आम सहमति थी कि वो बंद नहीं होने चाहिए। और आगे भी ये कहते हैं कि इनका जो मास्क पहनने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है आवश्यक रूप से कि बच्चे मास्क पहने, उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं थी। और कह कौन रहा है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग किए गए हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, ठीक है, ये 2 ग्रुप आपको याद रखना है। बाकी अगर लोग ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं, मोस्ट क्लिनिक्स, जो मोस्ट अधिकांश चिकित्सक हैं, वे कहते हैं कि मास्क पहनने को लेकर के वो बहुत ही अवेयरनेस रहते हैं, बहुत जागरूक रहते हैं। अधिकांश चिकित्सक, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे 10 लोग हैं तो उसमें 8 लोग आपकी बात का सपोर्ट करेंगे, 2 लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग नहीं सपोर्ट करते उसमें 2 लोग हैं। तो अधिकांश जो चिकित्सक हैं वो कह रहे हैं कि भैया मास्क पहनना चाहिए। मास्क जो है, आप मास्क पहनने को लेकर के वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनको जो है सभी ग्रुप के, जो सभी एज ग्रुप हैं, उनके लिए मास्क पहनना आवश्यक नहीं है। और सार्वभौमिक रूप से ये आवश्यक नहीं है कि मास्क पहना जाए, कि मास्क सभी ग्रुप के लिए अनिवार्य हो। और ये सब ग्रुप में जो सुपर स्पेशलिस्ट का सब ग्रुप होता है, यानी उप समूह होता है, वह जो है इस बात को लेकर के, मास्क पहनने को लेकर के, बच्चों के मास्क पहनने को लेकर के और बच्चे को जो स्कूल हैं उसको बंद लेकर के बहुत ही बड़े स्तर पर सपोर्ट किया है। और
ये कहते हैं कि इसमें जो है मीडिया पर्सन की या पेरेंट्स की या जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो स्टोरीज होते हैं, उन सब की कोई भी कहानी नहीं थी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये कह रहे हैं कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि बच्चे को लेकर के बहुत वो जागरूक हैं, बच्चे को अधिकतर रूप से प्रभावित होंगे बच्चे, छोटे बच्चे, और उनको मास्क पहनना चाहिए और स्कूल बंद होने चाहिए। फिर ये कुछ कहते हैं कि उसमें से जो कुछ ग्रुप हैं, बहुत थोड़ा बहुत चिकित्सक जो हैं वो कहते हैं सभी एज ग्रुप के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि और जो उसमें अधिकतर जो सब ग्रुप हैं, अधिकतर जो ग्रुप्स हैं, वे कहते हैं कि जो मास्क है वो सार्वभौमिक रूप से पहनो, स्कूल बंद करो, दुनिया भर की जो बातें हैं। यानी कि 3 ग्रुप इसने पहले किया। और ये सब जो बातें हैं, जो ये सब बातें कही जा रही हैं, इन सब बातों को जो है कहीं भी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी पेरेंट्स के द्वारा या किसी मीडिया पर्सन के द्वारा या कहीं रिपोर्ट्स के द्वारा, नई स्टोरी के द्वारा, किसी हेडलाइंस के द्वारा, जो कि न्यूज़ की गैलरी होती है, जहाँ पर न्यूज़ की गैलरी को खेला जाता है, जहाँ पर न्यूज़ की गैलरी को सामने प्रस्तुत किया जाता है, कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है कि ऐसा आप करिए, ऐसा आप करना ज़रूरी है। फिर आगे कहते हैं कि जो ये सब विचार आ रहे हैं, पहली चीज़ कि ये सब विचार जो दे रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विचार दे कौन रहा है। वे लोग जो इंडिया के बारे में तो कुछ नहीं जानते, लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं। इंडिया से बाहर वो रहते हैं और वो जिस जगह पर रहते हैं उसमें लार्ज स्तर पर वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ खुद नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके बावजूद वो जो है भारत को लेकर के, भारत में बच्चों को मास्क पहनने को लेकर के, भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा के ऊपर वे इतना मजबूत तर्क देते हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है, इनका ये कहना है। फिर ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं कोविड-19 से, वे कोविड-19 के जो मध्यम स्तर का खतरा रहता है और जो संस्कृत स्तर है, यानी कि जो एडवांस रूप है, मध्यम स्तर से एडवांस रूप में जाने पर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित होंगे। उनका ऐसा दृष्टिकोण है, वे ऐसा कहते हैं, इसीलिए उनको जो है मास्क पहनना चाहिए और यूनिवर्सली रूप से वे कहते हैं कि हर किसी को मास्क पहनना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि वास्तव में जो ये एंडेमिक स्टेज है, ये कोई यूनिवर्सल रोल इसका नहीं है। पहली चीज़ कि एंडेमिक जो है वो लोकल होता है, उसका कोई यूनिवर्सल नहीं है, और यह किसी भी ग्रुप के लिए मास्क पहनना आवश्यक नहीं है। इनका केवल इतना कहना है कि जो बेनिफिशियल होता है, मतलब कि वायरस चारों तरफ है और आप जो है मास्क पहन करके सुरक्षित हो सकते हैं। ये सब जो भारत के बाहर रहते हैं, वे भारत को लेकर के इतना ज़बरदस्त तर्क देते हैं कि जैसे लगता है कि अगर वो आ गए भारत में तो सारी व्यवस्था में सुधार कर देंगे, सारी व्यवस्था को वो सुधार देंगे जब भारत से बाहर रहते हैं। लेकिन व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं सुधरती है, व्यवस्था को सुधरने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। पहली चीज़ कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, और आप ये जो बच्चे हैं इनको मैंडेटरी है कि मास्क पहन करके जाएं। ये नहीं जान रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो इंडिया में वो एंडेमिक स्टेजेस में है, न कि यूनिवर्सल रूप में, न कि पैंडेमिक। तो वो लोग ज़्यादा तर्क देते हैं और ये इसी तर्क को लेकर के अपनी मजबूती से पेश आते हैं। दूसरा ये है कि जो इंटरवेंशन है, जो हस्तक्षेप है और जो प्रिवेंटिव एडवाइस है, वो ये लोग जो तर्क दिए हैं कि भारत को ऐसा करना चाहिए, मास्क बच्चों को पहनना चाहिए, स्पेशली बच्चों को लेकर के ये पूरा आर्टिकल फोकस्ड है। इन लोगों ने कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट पर जो है अपना प्रैक्टिस नहीं किया है, लोकल कॉन्टेक्स्ट को जो है ये डिटरमाइन न किया है। ये जो है लोकल संदर्भ को लेकर के ये जो है अपनी पॉलिसी या अपनी जो बात कर रहे हैं लोकल को लेकर के इसमें नहीं कर रहे हैं। और लोकल ये है कि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो कोरोना वायरस है इसका जो स्थानिक पैटर्न है, वो इस डिजीज़ के फैलने का तरीका
और उसको जो है प्रपोज कैसे किया जाए, इस पर अब ये हम अपनी पॉलिसी की अगर बात करते हैं कि अपनी पॉलिसी की अगर देखा जाए, वो तो बात थी कि जो भारत से बाहर रहते थे वो क्या कहते हैं, हम अपनी पॉलिसी कैसे बनाएं, हमें अपनी पॉलिसी कैसे लेकर के चलनी है। गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश करते हैं कि जो ये एपिडेमिक होता है, स्थानिक जो संक्रामक रोग होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसको वो डिजीज जो है फैलता कैसे है, उसको ले करके डिटरमाइन किया जाए। आवश्यकता है उस पर वर्क करने की, डिटरमाइन करने की और उसको प्रसारित होने से रोकने की। फिर ये चाइना का एग्जाम्पल देते हैं 2022 में, जिसने जो है इसका सामना किया, लेकिन और किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया। स्विट्ज़रलैंड ने अप्रैल 2023 में डिसाइड किया कि कोविड-19 जो है वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा अन्य किसी देश के साथ नहीं हुआ। बहुत सारी जो कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने ये ड्रॉप किया कि हम लोग जो है इस जो कोविड-19 की पैनाडेमिक रिलेशन से, उस जो पैनाडेमिक रिलेटेड है कोविड-19, उसके प्रतिबंधों से हम लोग हट रहे हैं, उसके प्रतिबंधों को हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये पैनाडेमिक स्टेज में नहीं रहा है। और जो है हम लोग अब ये जो है बहुत गलत बात है कि इसको पैंडेमिक के रूप में देखा जा रहा है। अब हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो भी निर्णय लेंगे वो लोकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेंगे, जो हमारे देश में स्थानीय स्तर पर होते हैं, उसको देखते हुए हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए। हालांकि यह सभी देशों के समान, हालांकि जो ये कह रहे हैं कि ये सभी देशों में एक समान रूप से नहीं लागू होना चाहिए कि सभी देश अपने स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को देखें या स्थानीय स्तर पर इसका निर्णय लें। इसको जो है सभी देशों को अपना अपना देखना चाहिए। और जो ये सब ग्रुप अपना भाषण दे रहा था कि भारत को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ये लोग जो है बिना लोकल कॉन्टेक्स्ट को संदर्भित किए, इन लोगों का जो पूरा का पूरा विचार था वो तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो एग्जाम्पल दे रहे थे पैनाडेमिक का दे रहे थे, एनाडेमिक का दे ही नहीं रहे थे। तो इसके बाद इनका कहना है कि जो लोकल तरीके से हम लोगों को लागू करना चाहिए, कि अभी तक तो जो कोई भी ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या साइंटिफिक एविडेंस इस तरीके का कोई कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोगों को ये आवश्यक है कि कोविड-19 का जो अगर ऐसा कोविड-19 एपिडेमिक तरीके से अधिक बैकग्राउंड लेते हुए कवर करता है, तो हमको उस पर क्या करना चाहिए, हमको उस पर कैसा बिहेव करना चाहिए या कैसे हमको जो है करना चाहिए। तो ये सब पूरी बात थी। अब ये गवर्नमेंट को नेसेसरी सलाह देते हैं कि गवर्नमेंट को अगर WHO के अनाउंस के बाद कोविड-19 ऑफिशियली रूप से जैसा अनाउंस किया गया कि ये जो है इंडिविजुअली जो है हेल्थ कंसर्न का मुद्दा हो सकता है, और पब्लिक कंसर्न का जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है वो है, और ये पॉपुलेशन लेवल पे चैलेंजेज हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इस पर क्या करना चाहिए। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट को फॉर्मल तरीके से जो एपिडेमियोलॉजी का जो प्रैक्टिसेस होता है, जो एपिडेमियोलॉजी जो मतलब कि जो संक्रामक रोग या स्थानिक रोग फैलते हैं, उनकी जो फैलने की विधि होती है, उनका जो सिद्धांत होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उनके विषय में ट्रेनिंग कराया जाए, ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएँ पूरे जो है उस सेक्टर से लेकर के, और उसको जो है एनाटॉमिक को ये तो कोर्स को ट्रेनिंग कराने की बात कर रहे हैं कि उसको लेकर के ट्रेनिंग कराया जाए, मतलब लोगों को जागरूक किया जाए, लोग ट्रेंड हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में शिक्षित हों। पहली बात तो ये, और दूसरा है कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए इसको लेकर के कि ये एपिडेमिक जो है एपिडेमिक जो है, इसको लेकर के अगर मिस इन्फॉर्मेशन हुआ तो यह भयावह स्थिति हो सकती है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन को इस पर रोकना चाहिए, गवर्नमेंट की जो है उत्तरदायित्व बनता है। दूसरा कि गवर्नमेंट को आवश्यकता है कोविड-19 को इंटीग्रेटेड करने की, जो जनरल हेल्थ सर्विस होता है, जो सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको जो है कोविड-19 से एकीकृत करने की। और यह जो है कोविड-19 की कोई भी सार्वभौमिक भूमिका नहीं होती कि वो इसको जो है अलग तरीके से या किसी और तरीके से लागू किया जाए। तो ये इंडिया के लिए जो है ये गाइड हो सकता है, एक गाइड है कि वो जो है इन सब बातों को लेकर के इंडिया की उत्तरदायित्व तो बनता है इस एपिडेमिक को लेकर के कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे
ये जो कोविड-19 का एपिडेमिक स्टेज है, जो लोकल स्तर पर इसका फेजेस आ रहा है, वह रुक जाए। और इस तरीके से जो मिसगाइड किया जा रहा है कि कोविड-19 जो है उसका जो संवर्धित रूप है, जो मॉडरेट फॉर्म है, वो बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है। पहले चीज़ को ऐसे चीज़ों को तो रोकना चाहिए, और इसीलिए भविष्य में भी स्कूल को कोविड-19 का अगर जो एपिडेमिक स्तर बढ़ रहा है, यानी स्थानिक स्तर बढ़ रहा है, तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं रोकना चाहिए। और यह जो है किसी भी तरीके से दोबारा, जो पहले गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था सब लोग मास्क पहनना अनिवार्य है, इस तरीके की जो घोषणा है, दोबारा ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। तो जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि कोविड-19 का जो टैकल है, कोविड-19 को जो टैकल करने का जो तरीका है, जो स्थानिक स्तर पर, वो गवर्नमेंट के लिए यही होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं, मिसगाइड तरीके से उनको जो किया जा रहा है सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करके, उससे बचें। इनका ये भी कहना है कि कुछ लोग स्वघोषित तरीके से ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा है कि कुछ आथर कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिटी ऐसी है कि जो स्वघोषित रूप से खुद को वैज्ञानिक घोषित कर देती है। अर्थात वो कुछ लोग कहीं से कोई तकनीकी मुद्दा पढ़ लिए, कहीं से कोई प्लेटफॉर्म पर कोई सूचना पढ़ लिए, किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट को पढ़ लिए, इसके बाद स्वतः ही वो जो है अपना आकलन करने लगते हैं, स्वतः ही जो है वो अपने आकलन से लेकर स्वतः ही जो है वो अपना स्वघोषित जो है मुद्दा कर देते हैं कि ये बात ऐसी नहीं है, कोविड-19 बहुत ख़तरनाक है, कोविड-19 बच्चों के लिए खतरा बन सकता है, कोविड-19 का जो मध्यम स्तर है अब वो उससे जो संवर्धित रूप आया है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, मास्क पहनना चाहिए, स्कूल बंद होने चाहिए। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट से ये जो स्वघोषित वैज्ञानिक समुदाय है, इस पर जो है रोक लगाए, इनको जो है स्वघोषित तरीके से बंद करें कि ये जो है मिसगाइड करें, और मिसगाइड करने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उसका ये लोग जो रोल कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बंद हो, डिनाय हो, तो उस पर रोक लगाए। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो गवर्नमेंट खुद एग्रेसिव हो, गवर्नमेंट जो है खुद अवेयरनेस हो, गवर्नमेंट जो है एड्रेसिंग करे पब्लिक को, न कि पब्लिक आपस में। क्योंकि पब्लिक जब आपस में घोषित होती है तो पब्लिक जो है वो मिस फॉल्ट कर देती है, मिस इन्फॉर्मेशन दे देती है, जिससे और भी जो एक तो जो पहले से भी नहीं हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद से और भी गलतियां हो जाती हैं, उसका अनुपालन ठीक तरीके से नहीं किया जाता। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था कि गवर्नमेंट को कोविड-19 की जो एपिडेमिक स्टेजेस है उस पर क्या होना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो स्वघोषित वैज्ञानिक समुदाय, न्यूज समुदाय, ये सब जो स्वघोषित तेज तर्रार कम्युनिटी होती है, उसकी भूमिका को कैसे कम किया जाए, ये आपका प्रश्न है। इस पर आप लोग देखिएगा। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था। अब एक आर्टिकल आया है, बहुत ये थोड़ा आपके काम का हो सकता है। ये आर्टिकल क्या है कि ये देखिए क्या कह रहे हैं, अपोजिशन पेपर चाइनाज इमेज एंड व्हाट इट मीन्स। अभी मैंने कल नहीं परसों के आर्टिकल में इस बात को बहुत बेहतरीन ढंग से आपसे कहा था कि चाइना क्या कर रहा है। हर्षवी पंत जी हैं, ये पहले लिखते हैं। अभी क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो वैश्विक समुदाय को नेतृत्व करने को लेकर के अग्रसर है, और वो उत्सुक है कि कितनी जल्दी हम वैश्विक समुदाय पर कब्जा करें, कितनी जल्दी हम वैश्विक समुदाय को अपने पास बुलाएं, वैश्विक समुदाय का नेतृत्व, लीडरशिप करने जैसे पहले अमेरिका कर रहा था वैसे हम करें। तो यह जो है 12-13 अप्रैल को जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, क्विंग जेन, और उनके साथ जो रसिया, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब हैं, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर जो है समरकंद में मीटिंग हुई इनकी, जितने भी अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश थे सबके साथ चाइना की मीटिंग हुई, और एक पोजीशन पेपर्स जारी किया गया। उस पोजीशन पेपर यानी कि स्थिति पेपर बीजिंग की जो थी, बीजिंग का जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को लेकर के स्थिति पत्र जारी किया गया, और उसमें चाइना की स्थिति अफ़गान इशू को लेकर के है कि चाइना की क्या स्थिति है अफ़गान इशू के ऊपर, इस टाइटल से
उस पत्र को जारी किया गया और वो उस पत्र में 11 सूत्रीय जो पॉइंट थे, जो 11 पॉइंट थे, उसके पीछे 2 रीज़न्स थे कि चाइना जो है वो इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान में, और उसने ये स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि बीजिंग पॉलिसी जो है, चाइना में क्या हुआ कि चाइना को अफ़गानिस्तान में जो स्थिति है, जो क्राइसिस हुए हैं एकाएक में, जो कंट्री क्राइसिस की स्थिति को झेल रही है, चाइना की मुख्य प्राथमिकता है उसके साथ एंगेजमेंट करने की, तालिबान के साथ एंगेजमेंट को लेकर के आगे अफ़गानिस्तान में स्थिति को सुधारने के लेकर के है। तो ये सब इन पेपर के अलावा मेन मुद्दा क्या था कि मेन मुद्दा तो ये है कि चाइना जो है वो एफर्ड कर रहा है नए तरीके से, रीफैशन तरीके से एक इंटरनेशनल पॉइंट को, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में वो रीफैशन आना चाहता है, वो एक नए देश के रूप में आना चाहता है, जो देश जो करंट वर्ल्ड आर्डर है उसको बंद करके अपना प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा है, जो इंटरनेशनल हॉट बटन इशूज़ होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जहाँ जहाँ गर्म मुद्दा आता है, जहाँ कोई विवादास्पद मुद्दा आता है, वहाँ चाइना अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है, वहाँ चाइना खुद को इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसके बाद जैसे अमेरिका पहले था, अमेरिका जहाँ जहाँ से हट रहा है, जिन जिन मुद्दों पर इंटरनेशनल स्थिति बन रही है, वहाँ चाइना खुद को रख दे रहा है। और ये भी नहीं रख रहा है, इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है रणनीतिक रूप से कि हम आपके जो विवादास्पद मुद्दे हैं, जो भी विवादास्पद बातें हैं, उसको जो है हम सॉल्व करा देंगे। और इसके बाद जो है चाइना की जो अब पॉलिसी आ रही है कि चाइना ने अपनी जो पॉलिसी है, बीजिंग पॉलिसी है, वह क्या है कि चाइना की जो बीजिंग पॉलिसी है वो 3 सिद्धांत पे लेकर के चलती है। पहला कि चाइना दूसरे की स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट करता है। अब आप लोग खुद ब खुद सोच सकते हैं कि कितनी स्वतंत्रता का रिस्पेक्ट करता है चाइना। दूसरे देशों की संप्रभुता को देखता है, दूसरा देश संप्रभु है उसका सम्मान करता है। और अफ़गानिस्तान की जो एरिया है, जो उसका पूरा का पूरा क्षेत्र है, उसको जो है वो लेकर के बहुत ही जागरूक है कि उसकी जो उसकी इकाई है, जो अफ़गानिस्तान का जहाँ तक क्षेत्र है, हम उसको पूरे तरीके से सम्मान देते हैं। यानी कि राजनीतिक, रणनीतिक, संप्रभु स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट चॉइस, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अफ़गान की जनता क्या चाहती है, सब का हम सम्मान देते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, व्हाट इज़ द कहानी, मतलब कि ये जो है कहते हैं कि बीजिंग जो है वो अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है, दूसरे देश की भलाई देख रहा है। वाह बीजिंग, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कि बीजिंग जो है वो एक तरीके से अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं, जैसे इन्होंने अफ़गानिस्तान को लेकर कहा कि जो जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट है कि हम जो है अफ़गानिस्तान का भला करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान का जो है सम्मान करते हैं, उनकी राजनीतिक संप्रभुता सब कुछ जो है वो सम्मान करते हैं, तो उसको लेकर के इन्होंने कहा। फिर ये जो है बात करते हैं कि करंट टाइम में जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है, अभी क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान में यूएस गवर्नमेंट थी और यूएस गवर्नमेंट अपनी वापसी कर गई और जो फेलियर साबित हुई। अब वहाँ पर तालिबान की स्थिति आ गई है, वहाँ पर तालिबान सब कुछ देखता है। तो यूएस गवर्नमेंट की जो विफलता थी उसके कारण अफ़गानिस्तान में एक तरीके से संक्रमण की अवस्था चल रही है, ट्रांजिशन की अवस्था चल रही है, और उस पर हम अपना कर्तव्य करना चाहते हैं। हमारा जो ड्यूटी, हमारा जो पेपर्स है, हमारी जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान को लेकर के है कि यहाँ पर पश्चिम की जो पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। अफ़गानिस्तान के कमिटमेंट जो था, अफ़गानिस्तान का जो लेकर के पॉलिसी थी वो पश्चिम के देशों की वो फेल हो गई, यूएस की पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई। और ये लोग बिना अफ़गानिस्तान की जनता का सम्मान किए, अफ़गानिस्तान की जो विशिष्ट विशेषता थी, जो उनकी मांग थी, जो उनके अफ़गानिस्तान के लोग चाहते थे, बिना उसकी मांग की पूर्ति किए, बिना उसको चाहते हुए ये लोग मिलिट्री घुसा करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के चाइना ने अपने पेपर्स में, जो चाइना की पेपर अभी ने उन्होंने जारी किया है,
वहाँ पर चाइना केवल और केवल पश्चिमी देशों की बुराई और अमेरिका की बुराई कर रहा है कि अमेरिका ने क्या क्या किया कि वहाँ पर बिना अफगानिस्तान के संप्रभुता, राजनीति, रणनीति और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किए सेना घुसा करके वहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर रहा है। चाइना जो है अफगानिस्तान की संप्रभुता का ख्याल करता है, राजनीति का, रणनीति का, धार्मिक स्वतंत्रता का। वहाँ पर बीजिंग ये चाहता है कि बीजिंग जो है अफगानिस्तान के साथ साथ चलना चाहता है। बीजिंग अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है सस्टेनेबल फॉर्म में देखना चाहती है और वहाँ पर उठाना चाहती है। तो ये सब ये कह रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेकर के इनकी जो पॉलिसी है। फिर ये कहते हैं अमेरिका को लेकर कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, वहाँ के जो फॉरेन रिजर्व कोष थे उसको लेकर के गए, जबकि चाइना ऐसा नहीं करेगा। चाइना का जो एक्शंस है इन सब पे वो जो है इसको उठाने को लेकर के है, अफ़गानिस्तान का उद्धार करने को लेकर के। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि चाइना जो है वो किसी देश का कल्याण कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। चाइना अगर किसी की मदद कर रहा है तो उसके पीछे कुछ वजहें हैं, और वो वजहें क्या हैं वो अभी इसमें 2-3 जगह पर उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर चाइना जो है वो पहली चीज़ कि यहाँ ये आर्टिकल 2 धाराएं निकालता है अफ़गानिस्तान के मुद्दे को लेकर के। वो ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो चाइना उसको दिखाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफ़गान इशू में कि जो कंप्रहेंसिव बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव मैनर जो था, यानी कि जो एक व्यापक, संग्रहित और संतुलित जो व्यू होता है, चाइना उसकी सलाह करता है, चाइना उसका एडवोकेट करता है। और किसके साथ करता है कि वहाँ पर जो अल्टरनेटिव रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, यानी जो वैकल्पिक क्षेत्रीय ग्रुप्स हैं, उनके साथ अफ़गानिस्तान के मुद्दे को लेकर के चलता है। उसमें अमेरिका या उसके गठबंधन या उसके एलाइज शामिल नहीं हैं। और अभी जो है ये फॉरेन मिनिस्टर की जहाँ मीटिंग हुई थी एससीओ में हाल ही में, वहाँ पर ये बात कही गई कि चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो टेरिटोरियल फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर डायलॉग किया गया डिस्कसिंग के लिए, वहाँ पर जो है अफ़गान के इशू को डिस्कस किया गया, उसके मुद्दे को उठाया गया। और फिर ये चाइना कहता है कि चाइना का जो दृष्टिकोण है वो पश्चिमी देशों की तरह नहीं है, और चाइना अपना जो पड़ोसी है, अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी हैं, उनके साथ उनकी जो प्राथमिकता है वो बेटर तरीके से फॉलो करना जानता है। यानी कि कुल मिलाकर के चाइना अपने पड़ोसियों के साथ बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, उनके रणनीतिक साझीदार बनेगा, उनकी संप्रभुता, रणनीतिक, ये सब तमाम जो मुद्दे हैं उसको बेहतरीन ढंग से उसको देखेगा। और एक बेहतरीन पड़ोसी जो ह्यूमनिटाइज हो, जो मानवीय शर्तों पर आधारित हो, जो शुद्धता से इन्वॉल्वमेंट हो, जो शुद्ध पड़ोसी जिसको कहते हैं एक अच्छे पड़ोसी के रूप में बीजिंग जो है आदर करता है। और बीजिंग उसमें जो किसी देश को अगर सहायता करता है, यानी किसी देश को अगर जो वो करता है उसमें वो अपना जो इंटरेस्ट होता है वो एवॉइड कर देता है। वो स्वीकार कर रहा है कि हम ऐसे किसी भी अपने ओन इंटरेस्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह जो आरोप लगाता है कि जो ये मल्टीपल क्राइसिस हुआ है, यह दावा करता है, ब्लेम करता है कि जो करंट में टर्माइल, यानी जो करंट सिचुएशन टर्माइल जो हो रहा है, जो एक तरीके से वर्ल्ड आर्डर की स्थिति ख़राब हो रही है, क्राइसिस हो रहा है। पहली चीज़ कि वहाँ पर अप्रोच कैसा होना चाहिए, चाइना उसमें क्या कर सकता है। चाइना जो है पहली चीज़ कि कैसे उन सब देशों को ये कहते हैं कि चाइना को जो है यूएस पहले क्या करता था कि यूएस पहले ग्लोबल जो पावर लीडर करता था, अब वो है नहीं। चाइना कहता है कि हमको लोग आग्रह कर रहे हैं, यानी कि हम जाकर के जो उनकी बिगड़ी स्थिति है उसको सुधारें, और जो वहाँ पर एक रक्षात्मक दृष्टिकोण होता है उसको लेकर के चलें, उनके रणनीतिक साझीदार बने, उनको कॉम्प्लीमेंट्री दें। ये चाइना खुद कह रहा है कि हमको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, हमको लोग बुला रहे हैं ऐसा करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या है। और यही नहीं, अफ़गानिस्तान में कैसे स्टेबिलिटी लाना है, बीजिंग के लिए
ये ज़रूरी है कि बीजिंग उसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और को मजबूत करते हुए, पिक करते हुए उसको लेकर के आगे बढ़े, अफ़गानिस्तान में निश्चितता को ले आए। उसके राजनीतिक और फाइनेंशियल जो यूएस के द्वारा किए गए थे, जो यूएस वहाँ पर स्थिति की थी, निर्मित की थी, उसको हटाए और वहाँ पर एक शांतिपूर्वक डेवलपमेंट करे। चाइना के लिए जो खतरा है टेररिज्म इमिनेटिंग का अफ़गानिस्तान से, वो चाइना वास्तव में वो जो है चाइना कहता है कि इस खतरे को, जो इस्लामिक मूवमेंट है स्पेशली पाकिस्तान से, उसको खतरा नहीं है। वहाँ पर जो थ्री फोर्सेस हैं, टेररिज्म, अतिवाद यानी कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद, तो चाइना जो है कहता है कि जो तुर्किस्तान में इस्लामिक मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली उसका नाम लिया है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट में जो हो रहा है, उसको बायलेटरल तरीके से उसका मुद्दा उठा करके उसको कम करने की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान में जो ये जो मुद्दा नुकसान पहुंचाने को लेकर के है, उसको डिमिनेट करने की ज़रूरत है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है काउंटर टेररिज्म की जो क्षमता है अफ़गानिस्तान में, ये उसमें सहायता करेगा। तो उसको कैसे कम करा जाए, तो ये बायलेटरल और मल्टीलेटरल अप्रोच को लेकर के चलता है, उसकी बात करता है। अब बात ये है कि जो अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर होते हैं, वहाँ पर जो नारकोटिक्स होता है, यानी कि जो नशे की दवाओं की खेप दी जाती है, जो शरणार्थी आते हैं, उसको लेकर के क्या दृष्टिकोण है, उसको लेकर के जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस है, जो वहाँ पर इकोनॉमिक है, वो चाइना के लिए कैसा है। अब यहाँ पर हर्षवी पंत जी कहते हैं कि जो चाइना इतनी देर से मक्खन अफ़गानिस्तान में लगा रहा है, उसका फर्स्ट जो व्यू है वो है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। अगर अफ़गानिस्तान में शांति रहेगी, अफ़गानिस्तान में चाइना समर्थित सरकार रहेगी, इसीलिए पहले ही पैरा में उसने कह दिया है कि हम तालिबान के साथ हाथ से हाथ मिला कर के चलेंगे। तो अगर उसके अनुसार कार्य होगा तो चाइना के लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो कहाँ से जाता है, यहीं से जाता है, और इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यही है। और बहुत सारे खनिज संसाधन अफ़गानिस्तान में हैं, तो उसका फ़ायदा, ये दो फ़ायदा तो हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है कि जो एक तरीके से ग्लोबल, अब यहाँ पर अभी हम ग्लोबल की बात नहीं करेंगे, अभी उसी संदर्भ में बात करेंगे कि चाइना अफ़गानिस्तान की जो ये बात की जा रही है कि वहाँ पर ये हो, और दूसरे तरीके से वहाँ के खनिज संसाधन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो तमाम, अगर चाइना तालिबान समर्थित सरकार वहाँ पर बन जाती है, या सरकार है वहाँ पर चाइना समर्थित हो जाएगी, तो चाइना का तो पहली चीज़ की जो डंपिंग का मुद्दा होता है, जो हर देशों के साथ चाइना करता है, वो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन इस बात की सफलता निर्धारित करती है कि ये जो चाइना अपना जो व्यू देख रहा है, चाइना जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, वो कहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा। वो तय करेगा कि तालिबान क्या कर रहा है, या तालिबान चाइना समर्थित है या नहीं है, तो वो कैसे करेगा। यहाँ तो इन्होंने ये कह दिया। अब ये कह दिया है कि 2000, अब वही चाइना के पृष्ठभूमि लेकर के चल रहे हैं कि 2023 की शुरुआत से चाइना जो है ग्लोबल गवर्नेंस की बात कर रहा है, प्लूरिटिक्स इन्वायरमेंट, यानी कि जो वार्तालाप है उसके लिए बहुलवादी दृष्टिकोण और वैश्विक सुशासन चलाने की बात कर रहा है, कि ग्लोबल सिक्योरिटी की पहल कर रहा है। और फिर यूक्रेन में जैसे उसने ग्लोबल शांति को लेकर के बात की, फिर अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानिस्तान में बीजिंग का जो अभी पत्र उसने जारी किया कि एकजुटता और मॉडिफाई तरीके से हम उसको लेकर के चलेंगे, उसकी इकोनॉमी को सुधारेंगे, वहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स ले आएंगे, यानी कि वहाँ पर एक संतुलनकाली और संतुलन दृष्टिकोण से वहाँ पर शांतिपूर्वक सरकार को लेकर चलेंगे। अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपना पत्र जारी करके किया, यूक्रेन में उन्होंने प्रपोजल किया। फिर इसके बाद अभी कल ही हमने बताया था कि सऊदी अरब और जो सऊदी अरब और के बीच जो है सऊदी अरब के साथ जो न्यूगेटिंग टेबल है वहाँ पर वो लेकर के आए। ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले क्या थे कि दोनों शत्रु थे, आपस में विरोधी थे, तो उनको एक मेज पर वार्तालाप के लिए लेकर के आए। यूरोप में बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो बीजिंग का ग्रो है वहाँ पर उनका इंटरवेंशन हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि चाइना जो है
अब ये सब करके यानी कि जहाँ जहाँ विश्व में हॉट स्पॉट का मुद्दा है वहाँ पर चाइना जो है अपना प्रभुत्व छाप रहा है, अपना ग्लोबल इनिशिएटिव कर रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस का संकेत दे रहा है। और ये एक तरीके से नया ऑर्डर क्रम हो रहा है चाइना के लिए। अब इसमें इंडिया की बात आती है कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया जो है पहली चीज़ कि चाइना लगातार रसिया, ईरान के साथ और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ लगातार अपनी जो रणनीति है वो बेहतर कर रही है, लगातार अपना दबदबा कायम कर रहा है उसके साथ। तो इंडिया को ऐसी स्थिति में देखना चाहिए कि वो जो चाइना पॉलिसी लेकर के चल रहा है, इंडिया के लिए कैसा उसका शेप है, कैसा आकार है, इंडिया उसमें इंडिया के विरुद्ध है या वो कौन से आकार में उस पॉलिसी को चाइना लागू कर रहा है। ये इंडिया को यहाँ पर सावधान कर रहे हैं कि इंडिया को उसको देखने की ज़रूरत है, इंडिया क्या कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा चाइना के ऊपर आर्टिकल था कि चाइना प्रेजेंट टाइम में उसका क्या रोल्स है क्या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मोर देन ए स्टोरी, इसमें क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी जो द केरला स्टोरी फिल्म आई उसकी जो बैन करने की डिमांड की जा रही है वो ये कह रहे हैं कि जो बैन करने की डिमांड है वो गलत तरीके से है। और केरल और मद्रास हाई कोर्ट को जो है पब्लिक के सामने नहीं झुकना चाहिए। जो ये हल्ला हो रहा है कि इस मूवी को बैन करें, इसके सामने हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट को नहीं झुकना चाहिए। और इसमें जो बात की गई थी, इसका जो विरोध किया गया था, इसमें 32,000 लड़कियां जो क्या थी कि केरला में वो आतंकवादी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर ली थी, उसका जो है ये प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जो फिल्म इसको लेकर के बनाए थे उन्होंने इसको जो है स्वीकार किया कि ये पूरी की पूरी तरीके से काल्पनिक है, ऐसा नहीं है, और इसको हटाने की भी उन्होंने स्वीकार्यता की। लेकिन ये जो मिसगाइड किया जा रहा है वहाँ पर, इसको जो है इसको पहली चीज़ की मिसगाइड किया गया, प्रोपोगंडा किया गया इसका। और एक सांप्रदायिकता तरीके से जो इसको फैलाया जाता है एक विशिष्ट समुदाय को, उसके खिलाफ, ये मुस्लिमों के खिलाफ लेकर के गए, ये इनका कहना है। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर कोई फिल्म में एक बार उसको कोई अथॉरिटी, जो लीगल अथॉरिटी है, अगर वो सर्टिफाइड कर देती है तो वो बैन होने की कोई बात ही नहीं है। हालांकि लोकल स्तर पर वो ये देखा जाता है कि जो वहाँ पर अगर फिल्म को लेकर के कोई बात आ रही है, विरोधाभास हो रहा है, सांप्रदायिक दंगा होने की सवाल है, तो वो आर्डर करता है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज और पुलिस को फिल्म को बैन करे, उसको लेकर के चले। और ये हर समय इसकी जो डिमांड होती है ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है ये तमिलनाडु और केरल की रिपोर्ट के आधार पे कहते हैं कि तमिलनाडु और केरल की रिपोर्ट में कई बार ये बात सामने आई है कि वहाँ पर जो फिल्म सिनेमा चलते हैं वे अपना बंद करके जा रहे हैं। ये लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी है कि उनको पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा प्रदान करें। और इसको जो है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया है, इसके बजाय जो लॉ है ये डिसीजन लेने का है कि वहाँ पर जो ग्राउंड सिचुएशंस है उसकी सहायता करें। ये पूरी की पूरी बात यही कर रहे हैं कि जो केरला स्टोरी है, स्वयं से प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं उसको जो है प्राइम मिनिस्टर तक ही चले गए कि प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं उसको जो है टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए करके बात कही। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कोई ग्रुप जो है टेररिज्म से वो जुड़ेगा। इतने बड़े संवैधानिक स्तर पर जो है यह कॉन्स्टिट्यूशनल को शोभा नहीं देता, संवैधानिक पद को शोभा नहीं देता। और एक जो प्रोटेस्ट है किसी सांप्रदायिक को लेकर के, किसी सांप्रदायिक कम्युनिटी को लेकर के, जो उसको गलत तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है कि कोई कम्युनिटी जो है वो टेररिज्म से जो है वो जुड़ गई है, इसका जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है बहुत गलत है। इस तरीके की हमको कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि जो इसमें दिखाया गया है उसमें यंग पीपल जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं, जो रेडिकलिज्म होता है उसके लिए टारगेट किए जा रहे हैं, और वो अलगाववाद, एक्सट्रीमिस्ट कर लेंगे। इसके बाद वो जो है एक अलगाववाद से जुड़ जाएंगे, टेररिज्म से जुड़ जाएंगे, रेडिकलिज्म से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की गलत बात समाज में प्रचारित नहीं करना चाहिए, गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। उसको जो है सद्भावना तरीके से, एक सौहार्द तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इनका ये कहना है केरल स्टोरी के ऊपर। ये आर्टिकल हमारे कोई काम का नहीं है। न्यू किंग न्यू थिंग्स, ये आर्टिकल हम इसको जो है ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये देखिए अभी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट आइडियाज़,
इनका जो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ था कि 26 अप्रैल को हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादी होते हैं वे कुछ जवान जो है गलत सूचना पर कहीं से आईईडी लगा दी गई थी, वहाँ से लौट रहे थे और सड़क के नीचे आईडी लगा करके ब्लास्ट किया गया था और 10 जवान जो है उनके चीथड़े उड़ गए थे, मार दिए गए थे। तो उसी के ऊपर आर्टिकल है कि ये अब बात कर रहे हैं कि आईईडीएस को लेकर के बात कर रहे हैं कि उसको कैसे आप डीएक्टिव करोगे, कैसे जो है आप डिप्लॉय करोगे मायोस्ट की इस टेक्नोलॉजी को। ये कर रहे हैं कि जो आईडीज़ है माओवादियों के पास, वो अभी हाल ही में क्या हुआ कि 7,000 डिटोनेटर्स जो है वो चोरी कर लिए गए और माओवादी आईईडी को यूज करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ऐसे में वह जो है खतरे का निशान हो सकता है, खतरा बन सकता है। तो हमारी जो टेक्निकल इक्विपमेंट हैं, पहली चीज़ की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा आईईडीज़ को लेकर डिफेक्ट करने को लेकर के उसकी एक सीमा है और अगर उसमें धातु की मात्रा जो है कम है तो आईडी जो है सड़क के नीचे अगर है तो वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकती, हमारी जो सिस्टम्स है वो फेल हो जाते हैं। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि सरकार को आईडी को लेकर के क्या करना चाहिए। जो आईडी पहली चीज़ कि हमें टेक्नोलॉजी में सुधार करना चाहिए और जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो डिटोनेटर को जो है इस तरीके से बनाएं कि उनको ट्रेस किया जा सके। अभी बहरहाल में क्या है कि डिटोनेटर्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में पकड़े नहीं जाते, उनको दंडित नहीं किया जाता और उनको जो है पकड़ में नहीं आते, सूचित नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट को इस पर पहली चीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है इसकी जो इंडस्ट्री है उसको प्रूव करें, उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको डिटेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूव किया जाए, ऐसे रूल्स बनाया जाए ताकि ये दोबारा ये इस तरीके की हरकत ना कर सकें। और जो डिटोनेटर्स हैं उनको पकड़ने की, उनको आइडेंटिफाई करने की जो है रूल्स बनाए जाएँ। और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इंडिया जो है हस्ताक्षर करता है जिनेवा और हेग कन्वेंशन पर कि अगर युद्ध हो रहा है तो उसको कैसे विनियमित किया जाए, इसको लेकर के युद्ध ताकि जो है युद्ध को कम किया जा सके, उसको जो है चेक करके किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा जो माओवादी जो बारूदी सुरंग होता है उसका यूज करते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानव के विरुद्ध इसको लागू किया गया है कि जो मानवीय बारूदी सुरंग होता है उसको जो है उसको जो है अस्वीकार किया गया है, लेकिन ये उसका यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पहली चीज़ की इंटरनेशनल रूप से इसका मुद्दा उठाएं, माओवादिस्ट को लेकर के, माओवादी को लेकर के इंटरनेशनल रूप से उनकी जो मानवता है उस पर लेके जाएं और जो ये डिवाइसेस देते हैं, डिवाइसेस का जो प्रयोग करते हैं, उपकरणों का जो प्रयोग करते हैं उसको बंद करने को लेकर के उस पर समाधान किया जाए। तकनीकी रूप से जो सुधार हो सकता है, बूबी ट्रैप्स को लेकर के, स्नाइपर्स को लेकर के, जो टेलीस्कोप हो सकता है, रिमोट आईडीज़, इन सब को लेकर के माओवादी जो है बहुत सतर्क रहते हैं, उस पर इनको सुधार करने की ज़रूरत है। ये जानते हैं कि स्पाइक्स के ज़रिए कैसे हम जंगलों में, जो जंगल के इलाके हैं, कैसे उसमें जो है होल्ड्स कर सकते हैं, कैसे जवान्स को इंजरीज कर सकते हैं होल के द्वारा। तो उसमें इनको सुधार करने की ज़रूरत है। और ये जो जंगलों में सुराख करते हैं, जंगलों में जो बारूदी सुरंग वगैरह वगैरह ये तैयार करते हैं, उसको आप ड्रोन के द्वारा या एरियल व्हीकल्स के द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, उस पर सुधार कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मायोस्ट के ऊपर था कि मायोस्ट को कैसे जो है। और इसके बाद ये भी कहते हैं कि जो जहाँ पर इनकी गाड़ियाँ जाती हैं जवानों की, या जहाँ पर इनका इलाका होता है, सड़क से 100 से 150 मीटर अगर कोई संदिग्ध हो या फिर तार के अंत में जहाँ पर तारों का प्रयोग किया जाता हो तो उसको चेक करने की ज़रूरत है। हमारी आवश्यकता है इनको जो है ब्रूटल डिवाइस जो दिए जा रहे हैं, जो ब्रूटल डिवाइस इनके पास हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उस पर रोका जाए। आईडीज़ को डिटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको डिटेक्ट करने के ऊपर तकनीकी वर्क करने की ज़रूरत है, हमारी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आर्टिकल था जो आईडी को रोकने की बात जो की जा रही है वो था। ये फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था पिछले दिन का आर्टिकल जो 142 था, उसी का ये प्रैक्टिकल रूप आया है।
मोस्ट वुमेन हु गॉट डाइवर्स वेयर पुश टुवर्ड इट। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल ही में कहा था कि जो लोग तलाक लेना चाहते हैं या निर्दयी भरा शादी में जीवन को व्यतीत करते हैं, वो लोग जो है आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 का प्रयोग करके उनको जस्टिफाइज कर सकता है और उनको जो कड़वाहट भरी शादी है उससे अलग कर सकता है। तो फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो हमने बताया। अब यहाँ पर ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैसे जो है भारत में, देखिए आंकड़े हैं इन इमोशनल वायलेंस, जो भावात्मक अत्याचार है, जो प्रेजेंट टाइम में वैवाहिक स्थिति की औरतें हैं वो 13.2% गंभीर रूप से हैं, और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो 26.9% है। जो शारीरिक रूप से हिंसा की जाती है वैवाहिक औरतों के साथ वो 27.3% है, ये 42.9% है तलाकशुदा वुमन के साथ। जो सेक्सुअल वायलेंस होता है करेंटली मैरिड जो औरतें हैं 5.8%, फिर ये 13.4% है। जो फिजिकल वायलेंस होता है या सेक्सुअल वायलेंस होता है वो 28.3% जो वर्तमान में शादीशुदा हैं, और जो तलाकशुदा हैं वो 43.6% है। जो इमोशनल फिजिकल और सेक्सुअल होता है वो 31% है, ये 46.4% है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो क्रोध में अगर दाम्पत्य जीवन आपस में क्रोध करता है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये आंकड़े दर्शाया गया है। इसको आप आंकड़े नोट कर सकते हैं और इस आर्टिकल में कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल था, कंप्लीट हुआ। अब हम न्यूज़ के ऊपर चलते हैं कि न्यूज़ में क्या है क्या नहीं है। वैसे आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं आई है। एक न्यूज़ आई है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आई है, SC टू हियर प्ले फॉर SIT प्रोब इनटू मणिपुर केसेस टुडे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि अभी जो मणिपुर की केसेस चल रही हैं आरक्षण को देने को लेकर के, उस पर मणिपुर में जो SIT की कम्युनिटी होती है दिल्ली में जो रहती है, अनुसूचित जनजाति जो ट्रिब्यूनल कमेटी होती है, उसने जो केस दर्ज किया है उसको लेकर के सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो वायलेंस हुई है उसके लिए उस पर क्या प्रावधान है क्या नहीं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना व्यू देगा, उसको उस केस को हैंडल करेगा। ये बात अब निकल कर के सामने आ रही है। यहाँ पर जो है एक बात और है सामने, क्या है ये सब पूरा का पूरा राजनीतिक खबरें होती हैं। राजनीतिक खबरों से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। ये देखिए ये क्या कह रही हैं कि प्रोब एजेंसी ऑफिस शुड इंस्टॉल CCTV, मतलब कि 18 जुलाई तक इनको जो कहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनके अपने ऑफिस में CCTV कैमरेज आवश्यक रूप से लगवाना चाहिए, वो इंस्टॉल करें जो है CCTV कैमराज को। मणिपुर में जो है जो घटना हो रही हैं, हज़ारों लोग जो है सेफ्टी को लेकर के परेशान हैं और हज़ारों लोग जो है अपनी सेफ्टी को लेकर के बात कर रहे हैं कि कैसे सेफ्टी लाया जाए कैसे नहीं। ये पूरी मणिपुर की घटना थी। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था जो हमने आपको क्लियर किया। जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोग सॉल्व करिएगा। और ये जो न्यूज़ पेपर है, ये न्यूज़ हमने आपको बताया कि इस न्यूज़ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के दिन पर। आज का ये आर्टिकल पूरा का पूरा द एंड होता हुआ, और आपको जहाँ कहीं भी आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बेहिचक रूप से बता सकते हैं, और जितने भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं कल पर, और जितना हो सके आप उतना शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।